हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टडी करेंगे वैन डर वाल्स इक्वेशन ऑफ स्टेट फॉर रियल गैसेस। यानी रियल गैसेस के केस में वैन डर वाल्स इक्वेशन ऑफ स्टेट के बारे में स्टडी करेंगे। तो रियल गैसेस क्या होती है ऑलरेडी हमने प्रीवियस वीडियो लेक्चर में स्टडी किया था। तो देखिए हम बात करते हैं वैन डर वाल्स इक्वेशन ऑफ स्टेट फॉर रियल गैसेस। देखिए आइडियल गैस इक्वेशन जो थी पी वी इज इक्वल्स टू आर टी, उसको कुछ अजम्पशंस के ऊपर हमने डिराइव किया था। पहली अजम्पशंस तो क्या थी कि यहाँ पे जो साइज ऑफ मॉलिक्यूल होगा इज नेग्लिजिबल एज कंपेयर टू द वॉल्यूम ऑफ द गैस। यानी कि जो मॉलिक्यूल का साइज होगा बहुत ही स्मॉल साइज होगा, नेग्लिजिबल साइज हम कंसिडर करेंगे। सेकेंड अजम्पशन ये थी कि जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा मॉलिक्यूल्स के बीच में, आइडियल गैस के मॉलिक्यूल के बीच में, वो नेग्लिजिबल होगा, बहुत ही नेग्लिजिबल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मॉलिक्यूल्स के बीच में रहेगा। अब ये तो दोनों अजम्पशंस मानी गई हैं, ये करेक्ट रहती हैं अगर प्रेशर लो रहता है और हाई टेम्परेचर रहता है। यानी हाई टेम्परेचर और लो प्रेशर के ऊपर जो एक्चुअल गैसेस हैं वो इस बॉयल्स लॉ को और आइडियल गैस इक्वेशन दोनों ही को ओबे करती हैं इन दोनों कंडीशंस के। लेकिन अगर मान लीजिए प्रेशर हाई हो गया और टेम्परेचर लो हो गया, तो उस केस के अंदर देखिए जैसे प्रेशर को हमने हाई कर दिया, तो प्रेशर हाई करने से आपकी जो गैस है उसको हम प्रेशर लगाएंगे तो लिक्विफाई होने लग जाएगी। तो यानी इसकी जो वॉल्यूम है वो डिक्रीज होने लग जाएगी, और जैसे हम इसको प्रेशर लगाएंगे तो ये कंडेंस होने लग जाएगी। यानी मॉलिक्यूल जो है वो एक दूसरे के नज़दीक आने लग जाएंगे, क्लोज आने लग जाएंगे, जिससे उनके बीच में मॉलिक्यूलर फोर्सेस होंगे। और यहाँ पे फिर हम जो मॉलिक्यूल का साइज है उसको भी नेग्लेक्ट नहीं कर पाएंगे। तो यानी कि हम देख सकते हैं इस केस के अंदर जब प्रेशर हाई होता है और टेम्परेचर लो होता है तो जो ऊपर अजम्पशंस है वो जस्टिफाई नहीं हो पा रही हैं। तो अगर हमें रियल गैसेस के बिहेवियर के बारे में स्टडी करना है तो यहाँ जो आइडियल गैस इक्वेशन है इसके अंदर कुछ मॉडिफिकेशन लाना पड़ेगा। ठीक है, यानी जो ऊपर जो अजम्पशन हमने देखी है उनको रिवाइज करना पड़ेगा। तो इसके लिए एक न्यू इक्वेशन को लाना पड़ेगा जो कंसिडर करे फाइनाइट साइज ऑफ मॉलिक्यूल्स और इंटर मोलिकुलर अट्रैक्शन को, इन फोर्सेस को वो कंसिडर करे। तो ऐसी नई इक्वेशन हमें डिराइव करनी पड़ेगी, उसे कंसिडर करना पड़ेगा। तो देखिए इसी तरह काम करते हुए 1879 के अंदर वैन डर वाल्स थे फर्स्ट साइंटिस्ट, उन्होंने एक नई इक्वेशन प्रपोज की, नई इक्वेशन बताई, उसे कहा गया इक्वेशन ऑफ स्टेट फॉर एक्चुअल गैसेस। क्या कंसिडर किया उन्होंने इसमें कंसिडर किया करेक्शन। एक तो फाइनाइट साइज को लेके आए क्योंकि फाइनाइट साइज की वजह से अजम्पशन को रिवाइज करना था, उसमें हम देख रहे थे, और एक लेके आए इंटरमोलिकुलर फोर्सेस के अंदर करेक्शन। तो वैन डर वाल्स जो साइंटिस्ट थे उन्होंने एक नई इक्वेशन ऑफ स्टेट दी एक्चुअल गैसेस के लिए, जिसमें उन्होंने दोनों फैक्टर, एक तो मॉलिक्यूल्स का साइज और एक उनके बीच में जो इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होते हैं उन्हें कंसिडर किया, उनमें करेक्शन लेके आए। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि फाइनाइट साइज ऑफ मॉलिक्यूल, इसके अंदर किस तरीके से वो करेक्शन लेके आए, किस तरीके से उन्होंने साइज ऑफ मॉलिक्यूल को कंसिडर किया। तो उन्होंने इसके लिए एक रियल गैस कंसिडर की। मान लीजिए वो रियल गैस किसी वेसल के अंदर है, वेसल है ABCD, सच दैट जो L लेंथ है, ये आप AB भी बोल सकते हो और AB के अलोंग जो लेंथ है वो L है। यहाँ एक मॉलिक्यूल माना है, इसके अंदर जो L लेंथ के अलोंग मूव कर रहा है। ठीक है, अब मॉलिक्यूल का अगर फाइनाइट साइज है तो देखिए ये जो मॉलिक्यूल मान लिया तो यहाँ से तो इतना ही डिस्टेंस इसका कंसिडर होगा क्योंकि इसका एक साइज है, तो इसका डायमीटर इन्होंने D मान लिया। तो यहाँ जो ये डिस्टेंस ट्रेवल करेगा वो डिस्टेंस, मॉलिक्यूल जो डिस्टेंस करेगा वो L-D करेगा, क्योंकि अपने डायमीटर जितना डिस्टेंस तो वो ट्रैवल नहीं कर पाएगा, यहाँ से इतना और इतना ही डिस्टेंस तो वो ट्रैवल नहीं कर पाएगा। तो यानी कि जो उसने डिस्टेंस ट्रैवल किया है वो डिस्टेंस होगा L-D। ठीक है, L के बराबर वो डिस्टेंस ट्रैवल नहीं करेगा क्योंकि उसका कुछ ना कुछ साइज है, डायमीटर है। तो यहाँ पे D जो है वो डायमीटर ऑफ मॉलिक्यूल है, और जितना डिस्टेंस ये फाइनाइट साइज का मॉलिक्यूल ट्रैवल करेगा वो डिस्टेंस हो जाएगा L-D। ठीक है, यानी कि हम कह सकते हैं इसके फाइनाइट साइज की वजह से जो इफेक्टिव वॉल्यूम होगी गैस की वो V से कम होगी। V मान लीजिए इस पूरे कंटेनर की वॉल्यूम है, तो ये जो गैस की वॉल्यूम V से कम होगी क्योंकि ये जो डिस्टेंस ट्रैवल कर रही है अभी हमने देखा वो कम है, L से कम कर रहे क्योंकि इसका फाइनाइट साइज है, डायमीटर है। तो यहाँ जो वॉल्यूम होगी वो भी इस V वॉल्यूम से इस गैस की वॉल्यूम कम होगी। तो हम यहाँ से देख सकते हैं कि इस गैस की जो मैस मॉलिक्यूल्स की जो वॉल्यूम होगी वो V फैक्टर से कम रहेगी। ठीक है, V यहाँ टोटल जो ये बाहर कंटेनर लिया गया है इसकी वॉल्यूम है जिसके अंदर ये गैस एनक्लोज्ड है। मान लीजिए जो गैस जो कम होगी वो मान ली B फैक्टर से कम होगी। B यहाँ पे क्या है, इसे हम कह सकते हैं को वॉल्यूम। ठीक है, और B की वैल्यूम डिफरेंट कैलकुलेशन से ऑब्टेन की गई और डिफरेंट एक्सपेरिमेंट से देखा गया और पता चला कि जो B की वैल्यू आई है वो 4 टाइम्स होती है ऑफ द टोटल वॉल्यूम ऑफ ऑल द मॉलिक्यूल्स इन द वॉल्यूम V। यानी इस वॉल्यूम के अंदर जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं उनकी जो टोटल वॉल्यूम है उसका 4 टाइम्स होता है ये B।
ठीक है, तो यहाँ से हम कह सकते हैं जो इफेक्टिव वॉल्यूम आएगी गैस की वो आएगी V माइनस बी, क्योंकि हमने उसका यहाँ पे फाइनाइट साइज कंसिडर किया है गैस मॉलिक्यूल का। तो इसीलिए उसकी लेंथ के अंदर डिक्रीमेंट आ गई, डिस्टेंस जितना वो ट्रेवल करेगी उसमें डिक्रीमेंट आ गई, तो करस्पॉन्डिंग जो वॉल्यूम आएगी वो भी बी फैक्टर से डिक्रीज हो जाएगी और इफेक्टिव वॉल्यूम हमारी आ जाएगी V माइनस बी। इसी तरह उन्होंने करेक्शन जो लाए इंटरमोलिकुलर फोर्सेस के अंदर, क्योंकि ये भी अब कंसिडर करने हैं रियल गैसेस के लिए, तो इसके लिए उन्होंने एक मॉलिक्यूल कंसिडर किया M विद इन द गैस, और मान लीजिए वो डिफरेंट, ये जो मॉलिक्यूल उन्होंने कंसिडर किया और ये डिफरेंट मॉलिक्यूल से सराउंडेड है, सच दैट इस पे जो फोर्सेज लग रहे हैं इक्वली अट्रैक्ट हो रहे हैं, ऑल साइड इक्वल फोर्सेस के। ठीक है, तो जिसकी वजह से जो इसके ऊपर फोर्स लग रहे हैं वो कैंसिल हो जाएंगे, क्योंकि देखिए ये मॉलिक्यूल है, यहाँ भी, इसको इधर भी, यहाँ सब जगह ये अट्रैक्ट हो रहे हैं, इनके बीच में जो अट्रैक्शन, हालांकि कम अट्रैक्शन होता है गैसेस में, लेकिन स्टिल ये जो सब साइड से अट्रैक्ट हो रहा है, तो जो नेट इसके ऊपर फोर्स बनेगा वो जीरो हो जाएगा, सारी साइड से क्या होगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो ये फोर्सेज कैंसिल कर लेंगे और मॉलिक्यूल जो है वो आइडियल गैस की तरह ही मूव करने लग जाएगा, जैसे उसके ऊपर कोई भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं है, क्योंकि जो फोर्सेज लग रहे थे वो सभी बैलेंस्ड हो गए, वो सभी आपस में कैंसिल हो गए। वहीं अगर हम एक दूसरा मॉलिक्यूल कंसिडर करते हैं, जैसे एन मॉलिक्यूल अगर आप कंसिडर करते हो वॉल के क्लोज, तो यहाँ देखोगे इस एन मॉलिक्यूल के ऊपर अनबैलेंस्ड फोर्स लग रहा है, क्योंकि यहाँ से तो ठीक है, यहाँ पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा है, लेकिन इस साइड तो नहीं लग रहा, तो इस साइड सिर्फ इसी साइड से फोर्स लग रहा है, इसी साइड से ये अट्रैक्ट हो रहा है, तो यहाँ पे एक अनबैलेंस्ड फोर्स लग जाएगा, जिसकी वजह से वो जो फोर्स है वो वॉल से अवे में लगेगा, क्योंकि इस साइड वो अट्रैक्ट होगा मॉलिक्यूल से, तो जो फोर्स लगेगा वो इस साइड लगेगा, अवे फ्रॉम द वॉल। ठीक है, यहाँ कह सकते हो कि ये जो मॉलिक्यूल की वेलोसिटी है फिर वो डिक्रीज हो जाएगी और उसका मोमेंटम भी डिक्रीज हो जाएगा, जिस वेलोसिटी से वो इससे टकराता है इस वॉल से वो डिक्रीज हो जाएगा और वो मोमेंटम भी डिक्रीज हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ये अट्रैक्ट कर रहे हैं, तो यह पोजीशन लेके आ रहे हैं और मॉलिक्यूल्स को अट्रैक्ट कर रहे हैं, और ये फोर्स अनबैलेंस्ड हो रहा है, बैलेंस तो हो नहीं पा रहा, राइट हैंड साइड तो है नहीं मॉलिक्यूल्स, तो इसीलिए इसकी जो जिस वेलोसिटी से वॉल से टकराएगा, जिस मोमेंटम से स्ट्राइक करेगा वॉल को, उसमें डिक्रीमेंट आ जाएगी, वो डिक्रीज हो जाएगा। तो इसका मतलब जो प्रेशर आ रहा था पहले जनरेट हो रहा था, क्योंकि वॉल से जब ये मॉलिक्यूल्स टकराते हैं तो प्रेशर लगाते हैं, ये उसके ऊपर वॉल के, ये कंटेनर की वॉल पे प्रेशर लगाते हैं, स्ट्राइक करते हैं, जब ये आप कह सकते हो जो प्रेशर बनता है ड्यू टू चेंज इन मोमेंटम वो भी रिड्यूस होगा, क्योंकि यहाँ इसकी वेलोसिटी कम हो रही है, मोमेंटम कम हो रहा है, इधर की साइड अट्रैक्ट हो रहे हैं ये लेफ्ट हैंड साइड यहाँ पे, तो यहाँ जब जाएंगे तो स्ट्राइक उतनी ही कम वेलोसिटी से करेंगे और उतना ही कम प्रेशर एक्सर्ट करेंगे, तो यहाँ पे जो प्रेशर है वो रिड्यूस हो जाएगा। तो जो यहाँ डिक्रीज इन प्रेशर हुआ, जो प्रेशर में कमी आई है, वो प्रोपोर्शनल रहेगा दो फैक्टर्स के। कौन कौन से दो फैक्टर? पहला तो इनवर्ड फोर्स जो लग रहा है, क्योंकि इनवर्ड फोर्स लग रहा है जो अवे फ्रॉम द वॉल, कि दूसरे जो मॉलिक्यूल्स हैं वो उसको अट्रैक्ट कर रहे हैं, जैसे यहाँ पे देख लीजिए फोर्स लग रहा है इनवर्ड साइड में अवे फ्रॉम द वॉल, क्योंकि और जो मॉलिक्यूल्स हैं वो उसको अट्रैक्ट कर रहे हैं, तो इस वजह से जो प्रेशर है, जिस प्रेशर से वॉल से टकराएंगे वो डिक्रीज हो रहा है। ठीक है, सेकेंडली हम देख सकते हैं नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स स्ट्राइकिंग पर सेकेंड पर यूनिट एरिया ऑफ द वॉल, तो ये भी इसके हिसाब से भी जो प्रेशर है उसमें डिक्रीमेंट हमें मिल सकती है। तो यहाँ से हम देख सकते हैं ये जो दोनों फैक्टर है ये डिपेंड करते हैं नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ द गैस और डेंसिटी, यानी जितनी डेंसिटी होगी उसके बेस के ऊपर ही ये दोनों फैक्टर डिपेंड करेंगे, क्योंकि बेसिकली नंबर ऑफ पार्टिकल्स पे डिपेंड करेंगे। तो यहाँ से हम कह सकते हैं जो प्रेशर में डिक्रीमेंट आ रहा है वो रो के ऊपर डिपेंड कर रहा है, या आप कह सकते हो रो स्क्वायर पे डिपेंड कर रहा है। अब डेंसिटी का मतलब क्या होता है? m²/v², क्योंकि रो स्क्वायर को हम m²/v² लिख सकते हैं, क्योंकि डेंसिटी होती है मास पर यूनिट वॉल्यूम, रो यहाँ पे है मास पर यूनिट वॉल्यूम, या m/v। तो इस प्रोपोर्शनलिटी को साइन को हटाने के लिए यहाँ एक कांस्टेंट ले लिया k यहाँ पे क्या है? कांस्टेंट है, जिसे हम कह सकते हैं कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी। तो यहाँ पे मास भी कांस्टेंट है, k भी कांस्टेंट है, तो इस दोनों को कंबाइन हम लिख सकते हैं a। तो यहाँ से p की वैल्यू आ जाएगी a/v²। यहाँ पे a क्या है? km² के बराबर है, एक कोई और नया कांस्टेंट माना गया। अब जो है कांस्टेंट ए है ये डिपेंड करता है अपॉन द मास और नेचर ऑफ द गैस, यानी मास जो भी आप गैस ले रहे हो उसके मास के ऊपर और उसके नेचर के ऊपर इस कांस्टेंट की वैल्यू डिपेंड करती है। तो यहाँ से देख सकते हैं अगर हम इनके बीच में जो मॉलिक्यूल्स हैं इनके बीच में जो इंटरमोलिकुलर फोर्सेज है उनको अगर हम कंसिडर करते हैं तो हम देखते हैं प्रेशर जो है वो एक अमाउंट से डिक्रीमेंट हो जाता है, यानी हम देखेंगे रियल गैसेस के अंदर जब हम इंटरमोलिकुलर फोर्सेज कंसिडर कर रहे हैं तो इस अमाउंट से जो प्रेशर है वो डिक्रीज हो जाएगा। तो यहाँ से पी आई की वैल्यू जो आप देखोगे आइडियल गैस की वैल्यू वो आ जाएगी p + a/v²।
तो यहाँ से हम ये कह सकते हैं कि जो करेक्ट एक्सप्रेशन आएगी वो इक्वल होगी किसके, सम ऑफ द ऑब्जर्व, जो पहले से ही प्री प्रेशर था आइडियल गैस का ये प्रेशर, और जितनी अमाउंट से वो डिक्रीज हुआ है वो इसमें ऐड हो जाएगी, यानी कि दोनों का सम आ जाएगा। यहाँ से जब आप रियल निकालोगे, आइडियल गैस की वैल्यू निकालोगे तो इसमें जुड़ जाएगी। तो यहाँ से हम ये कह सकते हैं कि रियल गैसेस की बात करते हैं तो यहाँ पे इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन को, फोर्सेस को हम कंसीडर करते हैं, जिसकी वजह से जो प्रेशर है उसके अंदर डिक्रीमेंट आ जाती है, तो इस तरह डिक्रीज हो जाता है। तो यहाँ से पी की वैल्यू जब हम निकालेंगे वो इसके बराबर आएगी। तो हमने यहाँ से देखा कि जो वॉल्यूम थी वो तो V माइनस वी बन गई, और जो प्रेशर आया तो वो बन गया P प्लस A बाय वी स्क्वायर। अब ये दोनों वैल्यूज़ हम पुट कर देंगे जो हमारी आइडियल गैस इक्वेशन है उसके अंदर, उसको करेक्ट करने के लिए। तो जैसे हम पुट करेंगे, देखिए आइडियल इक्वेशन क्या है, पी वी इज इक्वल्स टू आर टी। तो पी की जगह हम पुट करेंगे, क्योंकि पी आइडियल गैस वाली थी यहाँ पे, तो आइडियल गैस की वैल्यू क्या आई है, पी प्लस ए बाई वी स्क्वायर। तो यहाँ पुट करेंगे पी प्लस ए बाई वी स्क्वायर, वी की जगह हम पुट करेंगे वी माइनस वी इज इक्वल्स टू आर टी। तो ये हमें एक इक्वेशन मिल जाएगी। अब ये जो इक्वेशन है, इसी इक्वेशन को बोला जाता है वैन डर वाल्स इक्वेशन ऑफ स्टेट फॉर अ रियल और एक्चुअल गैस। और इसके अंदर जो ये दो कांस्टेंट है ए और बी, इन्हें बोले जाते हैं वैन डर वाल्स कांस्टेंट। ठीक है, अब इन जो वैन डर वाल कांस्टेंट्स की वैल्यू होती है वो डिफरेंट गैसेस के लिए अलग अलग होती है। फॉर एग्जांपल अगर आप हीलियम की बात करोगे तो यहाँ ए की जो वैल्यू है वो 3.4 इंटू 10⁻⁴ आती है इन एटमोसफेयर सेंटीमीटर पावर 6। अगर आप बी की बात करते हो तो 23.8 आती है सेंटीमीटर क्यूब। वहीं अगर हम हाइड्रोजन को कंसिडर करेंगे तो यहाँ ए की वैल्यू आएगी 24.4 इन 10⁻⁴ और बी की वैल्यू आएगी 26.4। तो इस तरह डिफरेंट गैसेस के लिए इन वैन डर वाल कांस्टेंट की वैल्यू वेरी करती है। सो दिस इज अबाउट वैन डर वाल इक्वेशन ऑफ स्टेट फॉर अ रियल गैस। थैंक यू।